एक सिलेंडर है, उसमें एक तरफ स्पार्क प्लग लगा हुआ है और एक तरफ पिस्टन है। ओके, यहाँ पर पिस्टन है, यहाँ स्पार्क प्लग लगा हुआ है। जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है। जब स्पार्क प्लग से मैं इस मिक्सचर को इग्नाइट करूँगा तो यहाँ पर एक फ्लेम जनरेट होगी और इग्नाइट होगी। जो मिक्सचर इग्नाइट होगा फ्लेम जनरेट करेगा। ये फ्लेम पूरे मिक्सचर में फैलेगी। जो बर्न मॉलिक्यूल है वो अनबर्न में को बर्न करेंगे और इसी तरह ये फ्लेम प्रोपोगेट होगी अप टू पिस्टन। इसे हम कहेंगे फ्लेम प्रोपोगेशन। तो आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल ऑन फ्लेम प्रोपोगेशन। सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें कंप्रेशन रेशो। पहले हम ये जान लेते हैं कंप्रेशन रेशो क्या होता है। कंप्रेशन रेशो दो वॉल्यूम का रेशो है। फर्स्ट टोटल वॉल्यूम, सेकंड क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होता है? टोटल वॉल्यूम में दो कंपोनेंट है, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड देन क्लियरेंस वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम वो होता है जो पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक के जो ट्रैवलिंग करता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम होता है टोटल वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम हमने यहाँ पर एक वॉल्यूम को छोड़ दिया है, लेफ्ट कर दिया है फॉर कलेक्टिंग द चार्ज आफ्टर कंप्रेशन। जब हम कंप्रेस कर लेते हैं उसके बाद जो चार्ज बचेगा वो वहाँ पर क्लियरेंस वॉल्यूम में रहेगा और वही हमारा कंबशन चैम्बर भी होता है, यहाँ पर कंबशन होता है। क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस टोटल वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम बनाता है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम ये देता है हमें कंप्रेशन रेशो। मींस टोटल जो वॉल्यूम इनटेक में हमने एयर और फ्यूल का मिक्सचर लिया था उसको हमने कहाँ तक कंप्रेस किया? क्लियरेंस वॉल्यूम तक। अब देखेंगे अगर मैं कंप्रेशन रेशो बढ़ाता हूँ तो मेरा जो टोटल वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। क्लियरेंस वॉल्यूम से जब मैं कंप्रेशन रेशो बढ़ाता हूँ तो टोटल वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। इसी तरह जब एयर फ्यूल मिक्सचर को जब मैं कंप्रेस करूँगा और क्लियरेंस वॉल्यूम में जब वो आएंगे तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ हाई कंप्रेशन रेशो। डेंसिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ प्रेशर और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल वो भी बढ़ जाएंगे। जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं एयर फ्यूल मिक्सचर में, जो हमारा चार्ज इनटेक में आया है उसमें जो कोलिजन हो रहा था मॉलिक्यूल में वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई है, प्रेशर बढ़ गया है और टेम्परेचर बढ़ गया है। ये होने की वजह से अब क्या होगा? फ्लेम प्रोपोगेशन भी बढ़ेगा क्योंकि जब कोलिजन ज़्यादा होंगे तो हीट ट्रांसफ़र भी का रेट भी बढ़ जाएगा। हीट ट्रांसफ़र हाई रेट से होगा। हीट ट्रांसफ़र हाई रेट से होगा तो फ्लेम जो प्रोपेगेट हो रही है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। सेकंड पैरामीटर हमारा जो है इनटेक और सक्शन प्रेशर। अगर मेरा सक्शन प्रेशर बढ़ता है तो सिमिलरली कंप्रेशन रेशो जब मेरा बढ़ता था तो फ्लेम प्रोपेगेशन स्पीड बढ़ती थी। इसी तरह जब मेरा इनटेक प्रेशर बढ़ेगा, सक्शन प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लेम प्रोपेगेशन स्पीड बढ़ेगी। नेक्स्ट पैरामीटर है इनटेक टेम्परेचर। इनटेक टेम्परेचर अगर मेरा हाई होता है तो फ्लेम प्रोपेगेशन की स्पीड हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एयर फ्यूल रेशो। अगर मेरा एयर फ्यूल जो मिक्सचर है एयर और फ्यूल का मिक्सचर उसका मैं रेशो चेंज करता हूँ तो वो क्या इफेक्ट करेगा हमारे फ्लेम प्रोपेगेशन पर। जब मैं केमिकली वीक मिक्सचर लेता हूँ मींस लीन मिक्सचर जिसमें साइचोमेट्रिक और केमिकली करेक्ट मिक्सचर से ज़्यादा मैं एयर यूज़ करता हूँ कंपेयर टू डैट फ्यूल की क्वांटिटी कम रहेगी और एयर की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, तो क्या होगा? केमिकली वीक मिक्सचर होने की वजह से केमिकल एनर्जी हमको कम मिलेगी। जब केमिकल एनर्जी कम मिलेगी तो हीट एनर्जी जो हमारी मिल रही थी, टेम्परेचर जो राइज हो रहा था वो भी कम राइज होगा, जिसकी वजह से फ्लेम प्रोपेगेशन की जो स्पीड थी वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं बात करूँ केमिकली रिच मिक्सचर से, अगर जो केमिकली करेक्ट मिक्सचर होता है उससे ज़्यादा मैं फ्यूल ऐड करूँ एयर फ्यूल रेशो में, फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ा दूँ केमिकली करेक्ट मिक्सचर से, तो क्या होगा? जो पहले मेरा जो केमिकली करेक्ट मिक्सचर था कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था, लेकिन रिच मिक्सचर होने की वजह से, फ्यूल क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एयर थी जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रही थी वो अब कार्बन डाइऑक्साइड ना बनाते हुए
मेरे एयर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो फ्यूल का कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी जो रिलीज होती है कंबशन से वो कम हो जाती है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो जो स्मोक जनरेट होगा इंजन से, जो स्मोक निकलेगा वो ब्लैक कलर का रहेगा। इसी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बर्निंग अच्छे से होती है, जो मेरा फ्यूल था वो पूरी तरह बर्न होता है, तो जो स्मोक मिलेगा वो वाइट कलर का रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जब केमिकली करेक्ट मिक्सचर मैं यूज़ करता हूँ और केमिकली रिच मिक्सचर यूज़ कर रहा हूँ तो फ्लेम प्रोपगेशन फिर से मेरा कम हो जा रहा है, क्योंकि बर्निंग अच्छी तरह नहीं हो पाई है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। जब बर्निंग अच्छी नहीं हुई है, फ्लेम प्रोपगेशन भी कम हुआ है, स्पीड रिड्यूस हुई है। मुझे स्पीड को इंक्रीज़ करना है, इसके लिए मैं केमिकली करेक्ट मिक्सचर यूज़ करता हूँ। हीट एनर्जी मुझे अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से जो मेरा फ्लेम प्रोपगेशन है उसकी स्पीड बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना चाहिए, प्रैक्टिकल जब हम करने जाते हैं तो रेसिडुअल गैसेस कुछ हमारी कंबशन चैम्बर में रह जाती है। इस रेसिडुअल गैसेस जो मिल जाती है फ्रेश चार्ज से, वो फ्रेश चार्ज को डाइल्यूट कर दे रही है। तो केमिकली करेक्ट मिक्सचर पर वो स्पीड नहीं मिल पाएगी फ्लेम प्रोपगेशन की जो हमको थ्योरेटिकली मिलना चाहिए था। इसके लिए हम स्लाइटली रिच मिक्सचर सप्लाई करते हैं। जो डाइल्यूशन ऑफ रेसिडुअल गैसेस की वजह से हो रहा था वो फेनोमेना को दूर करने के लिए हम स्लाइटली और 10% रिच मिक्सचर हम सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमें हीट एनर्जी जो मिलती है उसका रेट हाई होता है और इसकी वजह से जो इंक्रीज स्पीड मिलती है हमको फ्लेम प्रोपगेशन के। नेक्स्ट पैरामीटर जो है टर्बुलेंस। अगर हम ऐसा चार्ज लेते हैं जिसमें टर्बुलेंस बहुत कम हो रहा है, ऐसा प्रोसेस लेते हैं कंबशन का जिसमें टर्बुलेंस नहीं हुआ, तो वहाँ पर जो फ्लेम प्रोपगेशन की स्पीड रहेगी वो कम रहेगी। वहीं पर अगर हम देखें कि ऐसा कंबशन प्रोसेस जिसमें टर्बुलेंस हो रहा था, टर्बुलेंस की वजह से जो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी बर्न चार्ज की और अनबर्न चार्ज की वो हाई रहेगी। इस रिलेटिव मोशन जो होगी उसकी वजह से जो अनबर्न चार्जेस है वो बर्न होंगे विद बर्न चार्जेस, जो दोनों की रिलेटिव मोशन होगी उसकी वजह से फ्लेम प्रोपगेशन की स्पीड बढ़ेगी। ये टर्बुलेंस की जो स्ट्रेंथ है ये डिपेंड करेगी इंजन स्पीड की। इंजन कितनी स्पीड से वर्क कर रहा है उतना ज़्यादा टर्बुलेंस रहेगा। और दूसरा ज्योमेट्री ऑफ हेड, सिलेंडर हेड एंड पिस्टन। पिस्टन की ज्योमेट्री कैसी बनी हुई है, सिलेंडर हेड कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा टर्बुलेंस। नेक्स्ट पॉइंट है इंजन स्पीड। जब इंजन की स्पीड बढ़ती है, और सिंपली अगर हम इस तरह से देखें कि जब पिस्टन की स्पीड बढ़ती है तो इनटेक जो एयर आ रही है सक्शन में उसकी वो जो क्वांटिटी रहेगी वो बढ़ जाएगी। इनटेक एयर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, इनटेक एयर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी जब पिस्टन की स्पीड ज़्यादा रहेगी। उसी तरह जब इंजन का स्पीड ज़्यादा रहेगा तो पिस्टन का स्पीड ज़्यादा रहेगा। तो मैं इनडायरेक्टली इस तरह से भी कह सकता हूँ कि अगर इंजन का स्पीड ज़्यादा है तो इनटेक एयर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। जब इनटेक एयर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी तो फॉर्मेशन होगा वर्टाइसेस का। वर्टाइसेस की वजह से जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है उसमें टर्बुलेंस पैदा होगा। ये टर्बुलेंस जो पॉइंट पर वर्टाइसेस बनने की वजह से हो रहा है, टर्बुलेंस पैदा हो रहा है, ये पूरे कंप्रेशन प्रोसेस तक और आगे जाकर कंबशन प्रोसेस तक रहेगा। वर्टाइसेस जो रहेंगे वो कंप्रेशन और कंबशन प्रोसेस तक रहेंगे। इन वर्टाइसेस की वजह से हमारा जो फ्लेम प्रोपगेशन की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। फ्लेम प्रोपगेशन की स्पीड अगर बढ़ती है तो इंजन की स्पीड हम बढ़ाते हैं और फ्लेम प्रोपगेशन की स्पीड बढ़ती है। इसी तरह टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्लेम प्रोपगेशन वो कम हो जाता है। अगर मैं इंजन की स्पीड डबल करता हूँ तो जो मेरा टाइम रिक्वायर्ड है फ्लेम प्रोपगेशन के लिए वो हाफ हो जाता है। मीन्स इंजन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्लेम प्रोपगेशन। फ्लेम प्रोपगेशन के लिए जो स्पीड थी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो टाइम जो रिक्वायर्ड है वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ रही है फ्लेम प्रोपगेशन की स्पीड बढ़ रही है, तो क्रैंक रोटेशन का जो एंगल रहेगा वो सिमिलर रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह मैं बात करूँ नेक्स्ट पैरामीटर इंजन साइज़ की।
जो सिमिलर इंजन होते हैं उनकी पिस्टन स्पीड भी सिमिलर होती है और वो सिमिलर स्पीड पर वर्क करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्मॉलर इंजन और लार्जर इंजन, मैं कंपेयर करता हूँ, एक इंजन है जो स्मॉल है और उसकी डबल साइज का एक लार्ज इंजन है। जो इसके टाइम रिक्वायर्ड रहेगा फ्लेम प्रोपोगेशन के लिए स्मॉलर इंजन का, वो हाफ रहेगा। और इसी तरह जो इंजन की स्पीड रहेगी, पिस्टन स्पीड, वो स्मॉल इंजन के लिए हाई रहेगी। अब क्या होगा, जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्लेम प्रोपोगेशन था वो मेरा कम हो गया है और इंजन की स्पीड बढ़ गई है। तो इसी ये साइज़ के प्रोपोर्शनल मेरा जो बड़ा इंजन है, लार्जर इंजन, उसकी स्पीड कम है और जो टाइम रिक्वायर्ड है फ्लेम प्रोपेगेशन के लिए वो भी कम है। तो इस तरह से जो क्रैंक रोटेशन रहेगा उस पर साइज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात आपको याद रखना है।